गुड साथियों। तो साथियों आज की अपनी क्लास में हम देखेंगे कि हिंदी अनिवार्य क्या देखेंगे। तो हिंदी अनिवार्य चैप्टर नंबर 10वां देखेंगे और उसका नाम है छोटा मेरा खेत और उपयोगी फंड। ये देख रहे थे। तो आज इसके पाठ के अभ्यास पसंद देखेंगे साथ। जैसा कि आज हमारे पास एक ही क्लास है साथियों, कहें एक ही क्लास है, शाम को ओनली 6 बजे की क्लास, यही क्लास है। और क्लास नहीं है क्योंकि सारी क्लास को हमने 10 अध्याय पर कंप्लीट करा दी, एक ही किताब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। शायद इसमें एक दो पार्ट हम बचे देख लेंगे। शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कर लिया, एकदम स्टेज से सुविधा रहता है कि सभी क्लास का तक क्लास से आप वंचित ना रहे साथ। तो शुरू करते हैं। एक बात सुना चाहती हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ये आपकी भूगोल है, भूगोल की चर्चा करूँ तो उसका जो तीसरा अध्याय, आपको तीसरा जनसंख्या वाला, वो आपके हटा दिया गया है साहब। अब तो उसको नहीं पढ़ना है आपको। और एक बात 10वां, उसका नाम है मानव बस्ती वाला, बात जो लास्ट पढ़ना था चैप्टर, उसको भी हटा दिया गया है, उसको भी आपको नहीं पढ़ना है साहब। तो शुरू करते हैं। पहला किसने इसमें छोटे चौपाने खेत की कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ नहीं जानती, क्या अर्थ निकलता है। खेत को क्या कहा गया है, एक छोटा कागज का पन्ना और चौकोर कागज। सीबीएसई दिल्ली की 2010 में पूछा गया था सर। सीबीएसई एग्जाम 2010 में, और कहाँ पर, दिल्ली के एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि अथवा में ही कागज की, एक मिनट रुको। क्या है कि कागज के पन्ने की तुलना छोटे चौगाने खेत से करने का आधार स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं उत्तर इसका कि छोटे चौगाने खेत को कागज का पन्ना कहने से ये उम्मीद है कि यानी ये अर्थ निकलता है कि कवि ने कभी कर्म को खेत में बीज रोपने की तरह माना है। इसके माध्यम से कवि बताना चाहता है कि कविता रचना सरल कार्य नहीं है, यानी जिस प्रकार, यानी जो कविता कविता बताता है, कविता ये कविता लिखना बोलना कोई सरल कार्य नहीं है। जिस प्रकार खेत में बीज बोने से लेकर फसल काटने काफी मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार कवि के लिए अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रचना के संदर्भ में अंदर और बीच क्या है। तो रचना के संदर्भ में अंदर का अर्थ है भावना का आवेग, और बीच का अर्थ है विचार व व्यक्ति भावना के आवेग से कवि के मन में विचार का उदय होता है तथा प्रकट है। तीसरा प्रश्न है कि रस का अच्छे पारदर्शी कवि से रचना क्रम की किन विशेषताओं का अंकित किया है। तो अक्षय का अर्थ क्या है, अक्षय बताया ना कि रस अच्छे पाते हैं। तो अक्षय का अर्थ है कि नष्ट न होने वाला, क्या है, अक्षय का अर्थ क्या होता है, नष्ट न होने वाला। कविता का रस इसी तरह का होता है, रस का अक्षय पात्र कभी भी खाली नहीं होता है, वह जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता जाता है। यह रस चिरकाल तक आनंद देता है। खेत का अनाज तो खत्म हो जाता है, लेकिन काव्य का रस कभी खत्म नहीं होता है। कविता रूपी रस अनंत काल तक बहता है, कवि रूपी अक्षय पात्र हमेशा भरा रहता है। क्लियर हुआ। अगर चौथा प्रश्न कहता है कि व्याख्या कीजिए, कहता है व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्रश्न पढ़ देते हैं। शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष रोपाई क्षण की कटाई अनंतता के लिखे रहने से जरा भी कमी नहीं होती है। इसकी देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। तो उत्तर बताया गया है कि कवि कहता है कि जब वह छोटे खेत रूपी कागज के पन्ने पर विचार और अभिव्यक्ति का बीज बोता है, तो वह कल्पना सहारे उगता है। उसमें शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, फिर उनमें विशेष भाव रूपी पुष्प लगते हैं। इस प्रकार भावों का कल्पना से विचार विकसित होता है। कवि कहता है कवि क्रम में रोपाए क्षण की भर की होती है, अर्थात भाव तो क्षण विशेष में बोया जाता है। उस भाव से जो रचना सामने आती है वह अनंत काल तक लोगों को आनंद देती है। इस फसल की कटाई अनंत काल तक चलती है, इसके रस को जितना भी लूटा जाए वह कम नहीं होता है। इस प्रकार कविता काल जयी होती है, सदैव काल जयी होती है। अब एक कविता के आसपास के प्रश्न। तो शब्दों के माध्यम से जब कवि दृश्य चित्रों रंगों योजना अथवा शब्द रस गांध, यह गांध वो हमारे इंद्रिय अनुभव से साकार कर देता है। तो बिंब का निबड़ी होता है, इस आधार पर प्रस्तुत कविता के बिंब खोज कर। तो कवि ने बिंबों की सुंदर योजना की है।
अपने भाव को प्रस्तुत करने के लिए बिंबों का सार और माशंक योजना ले आए। कुछ बिंब इस प्रकार से, तो देखो प्रकृति बिंब। छोटा मेरा खेत चौकोर, कोई अंदर कहीं से आया, सबसे अंकुर फटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, झूमने लगी फूली, नभ में पाती बंदे बगुलो पांख, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखी। क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न है कि जहाँ उपमेय उपमान का आरोप हो है वो रूपक कहलाता है। क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो तो रूपक कहलाता है। कविता में से रूपक का चुनाव होता है। तो भाव रूपी आंधी, विचार रूपी बीज, पगलो पुष्पों से नमित हुआ विशेष, गजराजे बादलों की छाए तब छाया, तैरती सांझ की सतेर श्वेत काया। आगे देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला दिन, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने खेत को रस का आक्षेप पात्र क्यों कहा है? तो कवि ने खेत को रस का आक्षेप पात्र इसलिए कहा है क्योंकि आक्षेप पात्र में रस कभी खत्म नहीं होता है, ये कभी नष्ट नहीं होता। उसके रस को जितना बांटा जाए उतना ही वह बढ़ता जाता है। खेत की फसल फट कट जाती है परंतु वह हर वर्ष फिर भी आती है। खेत के बाजार वर्तमान में बाजार वो कट जाएगी, नहीं कट जाएगा, लेकिन अगले महीने में जब सावन आएगा फिर हम उसको तो बीज बो देंगे और फिर उग जाएगा। इस प्रकार से परंतु वह फिर उग जाती है। कविता का रस काल का आनंद देता है, वह सृजन क्रम की शाश्वतता को दर्शाता है। दूसरा किस तरह छोटा मेरा खेत कविता का रूप स्पष्ट तरीके से स्वदेशी 2009 से पूछे गए दिल्ली की इच्छा। इस कविता में कवि ने कवि क्रम को कृषि के कार्य के समान बताया है। इस तरह कृषक खेत में बीज होता है, फिर वही बीज अंकुरित पल्लवित होकर पौधा बनता है तथा फिर वह परिपक्व होकर जनता का पेड़ बनता है। उसी तरह भावात्मक आदि के कारण एक रचना विचार अभिव्यक्ति का बीज है। ये विचार कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है तथा रचना का रूप ग्रहण कर इस रचना के का आस्वाद आनंद काल तक लिया जा रहा सकता है। साहित्य का रस की समाप्ति नहीं होता। तीसरा कहता है कवि को खेत का रूपक मानने की जरूरत क्यों पड़ी? तो कवि का उद्देश्य कवि क्रम को महत्ता देना है। वह कहता है कि काव्य रचना बेहद कठिन कार्य है, बहुत चिंतन के बाद कोई विचार उत्पन्न होता है तथा कल्पना के सहारे उसे विकसित किया जाता है। इसी प्रकार खेते में बीज बोने से लेकर बहुत परिश्रम किया जाता है, इसलिए कवि को खेत का रूपक मानने की जरूरत। अगला क्वेश्चन देखिए छोटा मेरा खेत कविता का उद्देश्य। कवि ने रूप के माध्यम से कवि रूपों कर्षक के माध्यम से के समान बताए किसान अपने खेत में बीज होता है, वह बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, पकने पर उससे फल मिलता है, इससे लोगों की भीड़ मिलती है। इसी तरह कवि ने कागज को अपने खेत माना है। इस खेत में भावों की आने से कोई बीज बोएंगे, भाव अपने भावात्मक में। आजा प्रश्न है कि अलौकिक रस की धारा कब होती है? जब कोई विचार रूपी बीज अंकुरित होकर कविता का रूप धारण कर लेता है। जब कोई विचार रूपी जब बीज अंकुर होकर उठ जाता है तो ये धारणा कर लेता है कि उसमें आनंद की बहुत सी धाराएं फूट होती है। ये धाराएं अनंत काल बच जाती है। यह आनंद पाठकों को चिरकाल होता है। यह है जैसे अलौकिक। छठा प्रश्न है कि छोटा मेरा खेत कविता के रूपों को स्पष्ट कीजिए। कवि क्रम कृषक के कार्य के समान बताए हैं। किसान के खेत में बीज बोता है, वह बीज अंकुरित होकर फसल बनता है और जननी का पेड़ बनता है। इस संसार पे पेड़ बनता है, वह मनुष्य की दैहिक आवश्यकताओं का पूरा करता है। इसी तरह कवि के अपने विचारों के बीज होता है, कल्पना का आश्रय पाकर वह विचार विकसित होकर रचना का रूप धारण करता है। इसी रचना की जरूरत भी। सातवां प्रश्न है कि चौकाने छोटे खेत कवि ने कागज का पन्ना क्यों कहा है? उसके उपाय क्षण की कटा अनंता व्यत्यास। तो देख कभी छोटे चौपाने खेत को कागज पन्ना कहता, वह बताता है कि कभी खेती किस तरह करता है। खेती में रोपाई से कटाई तक प्रक्रिया श्रम साध्य होती है। इस तरह कविता श्रम साध्य कार्य इसमें भी खेती की तरह अनेक प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। कविता का रस अनंत काल तक आनंद देता है। खेती की फसल का समय निश्चित होता है, पकने पर फसल पक जाती है परंतु कविता का नहीं होता। आटा के साथ बताया गया है कि छोटा मेरा खेत कविता के आधार पर खेत और कागज के पन्ने की समानता पर प्रकाश पाया है। तो कवि ने खेत और कागज के पन्ने की समानता निम्नलिखित प्रकार से की है। एक कागज चौकों
दोनों ही समतल होते हैं, दोनों में ही बीज से फसल उत्पन्न होती है। खेत में बीज से तथा कागज पर चार रूप आपसे 72 से क्लियर हुआ। तो हमारा ये 10वां अध्याय के साथ तो उसमें कंप्लीट कर लिया है। शायद इसमें 11 और 12वां अध्याय है, कल कंप्लीट देख लें।